तो हेनरी लॉ से रिलेटेड कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट्स देखते हैं हेनरी कांस्टेंट को लेकर, KH को लेकर। तो इसमें पहला पॉइंट ये है, द वैल्यू ऑफ KH इज़ डिफरेंट फॉर ऑल गैसेज। यानी कि जो हेनरी कांस्टेंट होता है, KH होता है, इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो हर एक गैसेज के लिए क्या रहती है, डिफरेंट रहती है, अलग अलग रहती है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, इफ़ द वैल्यू ऑफ KH इज़ हायर, अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, हायर है, ज़्यादा है, देन द सोल्यूबिलिटी इज़ लोअर, तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, लोअर होगी, कम होगी। सोल्यूबिलिटी किसकी कम होगी, गैस की सोल्यूबिलिटी कम होगी। KH ज़्यादा है तो गैस की सोल्यूबिलिटी कम होगी। ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं या ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच, पार्शियल प्रेशर के बीच और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच, ये इधर मोल फ्रैक्शन है गैस का और इधर क्या है, पार्शियल प्रेशर है, इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें ग्राफ कुछ प्लॉट के रूप में ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा प्लॉट के रूप में दिखाई देता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम इधर गैस का प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ही इधर गैस का मोल फ्रैक्शन भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इससे हमें ये पता चलता है। इफ़ वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वर्सेज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, अगर हम गैस के मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचते हैं, देन वी शुड गेट ए प्लॉट ऑफ द टाइप एज शोन इन फिगर। तो हम एक ऐसे टाइप का प्लॉट हमें दिखाई देता है जैसा कि फिगर में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम लिमिटेशंस देख लेते हैं हेनरी लॉ की, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ देखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, तो पहली लिमिटेशंस क्या है, पहली लिमिटेशन क्या है या पहली लिमिट क्या है हेनरीज लॉ की, तो इसमें बोल रखा है द प्रेशर should not be too high। तो जो प्रेशर हम इंसर्ट करते हैं ना गैस के ऊपर, जो प्रेशर हम लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो प्रेशर हम गैस के ऊपर लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, द टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो। जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। द टेम्परेचर should not be too low। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। नंबर 3, द गैस शुड बी लेस सोल्यूबल इन द सॉल्वेंट। जिस गैस के लिए हम हेनरीज लॉ अप्लाई करते हैं ना, वो लिक्विड के अंदर लेस सोल्यूबल होनी चाहिए, कम सोल्यूबल होनी चाहिए, तभी हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी गैस है कि हमने उसे लिक्विड में डाला और वो एकदम से घुल गई उसके अंदर, वो एकदम से डिसॉल्व होगी, तो उसके ऊपर हम हेनरीज लॉ नहीं लगा सकते। हम हेनरीज लॉ ऐसी गैसेस के लिए यूज़ करते हैं जो कम डिसॉल्व होती हैं किसी लिक्विड के अंदर, जिनकी सोल्यूबिलिटी किसी भी लिक्विड के अंदर कम होती है। ऐसी ही गैसेस पे हम हेनरी लॉ को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो तीसरा है द गैस शुड बी लेस सोल्यूबल इन द solvent, Number 4 है there is no change in the molecular state of the gas after dissolution। घुलने के बाद गैस के मोलिकुलर स्टेट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जब गैस घुल जाती है ना, तो घुलने के बाद गैस की मोलिकुलर स्टेट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो ही हम इस हेनरी लॉ को इस गैस की सोल्यूबिलिटी के ऊपर या इस गैस पर अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज नो चेंज,
नो चेंज इन द मोलिकुलर state of the gas after dissolution। घुलने के बाद गैस की मोलिकुलर स्टेट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये लिमिटेशंस हैं हेनरीज लॉ की। ठीक है, ओके।